नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद लागू की गई है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को उसका संपूर्ण विश्लेषण आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर में क्या क्या आया था और जो के कस्तूरी रंजन की जो अध्यक्षता वाली जो समिति है उसकी रिकमेंडेशन पे ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो उसका संपूर्ण सार और विश्लेषण हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। तो ये आप लोगों की जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है के कस्तूरी रंजन और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी, चेयरमैन भी रह चुके हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति लागू की गई हैं और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स आए हैं वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे भेजे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इनका कथन कि किस तरीके से इन्होंने अपने कथन में ये बातें की है कि हमने हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ से अधिक शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी, ताकि हम युवाओं को वर्तमान भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। और यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हर सदस्य ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृश्य में विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की। ये नीति सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसी मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने इस क्षेत्र को एक अविच्छिन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही व्यापक परिदृश्य से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कथन, ये बातें के कस्तूरी रंजन, पूर्व प्रमुख इसरो तथा शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष ने कही है। ठीक है, और ये जो न्यूज़पेपर में लोगो आया था इसका नई शिक्षा नीति 2020 वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1986 में आई थी पहली मौजूदा शिक्षा नीति। देश की मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। 1992 में उससे सुधार किया गया। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही नई शिक्षा नीति को अपने चुनाव घोषणा पत्र में हिस्सा बनाया था। जैसा कि आप सबको पता है, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसने, तो उसमें नई शिक्षा नीति को लेकर भी घोषणा की गई थी। और इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंजन की अगुवाई वाले पैनल ने तैयार किया मसौदा। तो नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है इसका जो पूरा मसौदा है वो इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंजन ने यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंजन की अगुवाई के एक पैनल गठन किया गया था, जिसमें पिछले 5 HRD मंत्रालय में मसौदे को पेश किया गया था। ठीक है, बाद में उस मसौदे को तमाम हितधारकों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया गया। मंत्रालय को इसके लिए करीब 2.25 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि आम जनता थी, उससे भी सुझाव मांगे गए थे और लगभग 2 लाख से अधिक इनको सुझाव प्राप्त हुए। सभी विषय से जुड़े हुए हैं। नालंदा एवं तक्षशिला के समय से या उससे भी पहले से भारत में उस शिक्षा का इतिहास बताता है कि मानवीय ज्ञान के सभी पहलू मौलिक रूप से जुड़े हुए हैं। के कस्तूरी रंजन इसरो के पूर्व प्रमुख व शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंदर ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे पहले HRD मानव विकास संसाधन मंत्रालय था, अब उसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। और वो मंत्री कौन है, तो वो आपके रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल अब शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। और ये देखिए आप लोग, स्कूली शिक्षा 10+2 की जगह नया फॉर्मूला 5+3+3+4 का 676 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायत से लगभग मिले 3 लाख सुझाव। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर GDP का 6% करेगी खर्च। मतलब इससे पहले तक लगभग यहाँ के आपका 4% तक GDP का जो शिक्षा पे खर्च किया जाता था, लेकिन अब इसको 2% बढ़ाकर टोटल 6% तक का शिक्षा पे जो GDP है उसके टोटल 6% यहाँ पे शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। उच्च शिक्षा से जोड़ी जाएंगी 3.5 करोड़ सीट, 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा, मतलब कोई भी बच्चा आप शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और देखिए ये न्यूज़पेपर में आया था आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना। मतलब जैसे पहले UGC होते थे, UGC और जितने भी HECI ये जितने भी होते थे, अब इनको तमाम का नाम बदलकर यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया किया जाएगा, जिसमें तमाम UGC इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम वगैरह जैसे भी आपके देख सकते हैं आप कि US की तरह रिसर्च फाउंडेशन होगा शोध के लिए, जैसे US में, अमेरिका में
NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ पर सरकार NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रही है, जहाँ पे आपको रिसर्च करवाई जाएगी। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस के भी शामिल होगा। जैसे अब तक इसमें साइंस के जो स्टूडेंट थे वही शोध कर सकते थे, लेकिन अब इसमें सोशल साइंस के स्टूडेंट भी शामिल होंगे। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एंट्री एग्जिट, मतलब जितनी पढ़ाई उसी के मुताबिक डिग्री। अब मौजूदा व्यवस्था में 4 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद कोई उपाय नहीं रहता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। मतलब अब तक 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी आपको डिग्री नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब आपको 3 या 4 साल में आपकी डिग्री मिल जाएगी। फिर संयुक्त परीक्षा उस शिक्षण संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या NTA द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, व्यावसायिक विषय की परीक्षा की सुविधा दी जाएगी। अब आते हैं बहुविषयक, संगीत, कला और साहित्य को भी यहाँ पे अनिवार्य किया गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नई शिक्षा की नई व्यवस्था, अब 10+2 की जगह लेकर 5+3+4 का ये फॉर्मूला है। जैसे अब तक आपकी 10+2 होती थी, अब 5+3 मतलब 8 +3 11 और +4 मतलब आपकी लगभग 15 सालों तक आपको स्कूली शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, जो कि अब तक आप 12 क्लासों तक ही लेते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी आपको पूछ सकता है कि 10+2 की जगह कौन सा फॉर्मूला वर्तमान नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें लाया गया है। ठीक है, तो बैगलेस दिवसों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भाषाओं का चयन कर सकेंगे छात्र, मतलब जो भाषाएं अब तक आपके लिए कॉमन होती थी, अब आप अपने हिसाब से उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेजर माइनर व्यवस्था है, अब कला, संगीत, इन तमाम से जुड़े हुए यहाँ पे जितने भी फैशन डिजाइनिंग वगैरह होंगे वो सब आप लोगों के लिए इनमें व्यवस्था की गई है। अब 3 भाषा फॉर्मूला, 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में। जैसा कि अब तक आप लोगों को पता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो पहली क्लास से बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूली शिक्षा दिलाते थे, लेकिन अब ये इस नए फॉर्मूले की तहत 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा है, मतलब अपनी मातृभाषा हिंदी में ही होगी। जिससे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनकी जो हाई प्रोफाइल जो फीस होती थी उससे भी आपको छुटकारा और निजात मिल सकेगी। और जैसा कि ये इसलिए लाया गया है क्योंकि जो वर्तमान जो स्टूडेंट है वो अपनी मातृभाषा से दूर जा रहे हैं और विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपना रहे, तो उसकी लेकर ये फॉर्मूला लाया गया है। और इसको 8वीं तक भी किया जा सकता है, 3 भाषा में फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें संस्कृत जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और संस्कृत को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। स्कूल लेकर उच्च शिक्षा तक में इसमें प्रमुखता को जगह दी जाएगी। 6ठी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान की स्ट्रीम में बंटवारा नहीं होगा। छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहें ले सकते हैं। मतलब अब तक आप देख सकते थे कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के आप लोगों को 10th के बाद ये फैकल्टियाँ लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं, चाहे आप जियोग्राफी प्लस मैथ प्लस आप इकोनॉमी वगैरह जो भी ले सकते हैं, तो आप तीनों ही इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के सब्जेक्ट आप लोग कॉमन तरीके से ले सकेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और रिपोर्ट कार्ड में शिक्षक व स्कूली शिक्षक व साथियों का मूल्यांकन भी, जैसे प्रोग्रेस कार्ड यहाँ पर 360 डिग्री संपूर्ण शिक्षा का होगा। मतलब प्रोग्रेस कार्ड जैसे 2 सेमेस्टर होंगे साल में। जैसे आप लोगों को पता है कि अब तक जो हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होती थी उसके मार्क्स यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब दोनों सेमेस्टर 6 महीने के होंगे और लगने के बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, जिसमें दोनों सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत जरिए किताबों की जगह बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा और बैकलेस जो डेज है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बदलेगा बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न। जितने अब तक आप लोग देख सकते थे कि CBSE की बात करें तो गणित विषय की तरह सभी विषय 2 भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जैसे अब तक गणित विषय को 2 भाषा में पढ़ाया जाता था, जैसे इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन अब सभी जो सब्जेक्ट है उनको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखें तब इसको पूरा पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बारीकी से अध्ययन करवाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं किस तरीके से एक एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला। देश में एक ही परीक्षा अब MPhil अब तक जो MPhil जो एग्ज़ाम लगती थी वो अब ख़त्म होगी, और उसके
जैसे अब ये परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। इस एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों या कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। जैसे अब एमफिल होती थी तो उस एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया। शोध के में लिए एमफिल की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक एमफिल पीएचडी और परास्नातक के बीच की सीढ़ी मानी जाती थी। जैसे पीएचडी और परास्नातक के बीच की कड़ी कौन होती थी, तो यहाँ पे होती थी आपकी एमफिल जो एग्ज़ाम होती थी, जो टेस्ट होता था, लेकिन अब उस टेस्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब एक फ्रेमवर्क से पाठ्यक्रम फीस भी की जाएगी तय। मतलब जो पाठ्यक्रम जो फीस होगी वो भी आपकी एक ही फ्रेमवर्क के तहत, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आरबीएसई, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, एक ही पैटर्न के तहत, एक ही फ्रेमवर्क के तहत उनकी फीस है वो उनका डिसाइड की जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इसका अर्थ यह है कि नियामक के फ्रेमवर्क में ही पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता। जैसे अब तक लेते थे, जैसे एग्ज़ाम फीस के नाम पे बच्चों से हड़प लेते थे पैसे, टेस्टों के पैसे के नाम पे, तो इस तरीके से जो भी अब तक होते आए हैं वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी। तो ये जो नया शिक्षा नीति ये कभी भी लागू हो, 2 साल में, 3 साल में, तो आप लोगों को इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये। और शोध पर भी जोर, जैसे उस शिक्षण संस्थानों को शोध केंद्र की श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, संस्थानों का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो संस्थान जितनी भी थी यूनिवर्सिटीज, अब उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। अब केमिस्ट्री मैथ के साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे अब तक आर्ट्स, कॉमर्स और आप लोगों को ये जितने भी 10th के बाद ये आपको सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, लेकिन अब इनका फॉर्मूला ख़त्म करके सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल किए जाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब ये फैशन डिजाइनिंग का काम भी, ये कोर्स भी यहाँ पे आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे आसानी से इसको सीख पाएंगे। तो ये भी एक कृत्रिम बौद्धिकता के तहत ही इस नए पाठ्यक्रम को यहाँ पे नए जो शिक्षा नीति है इसको लागू किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ गवर्नमेंट है, यहाँ पे तमाम पूरे देश से यहाँ पर लगभग 3 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। उन सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें लागू की गई हैं। और अब जैसे यहाँ पे जो नई जो यहाँ पे पीडीएफ जारी की थी, तो उस पीडीएफ में मैंने यहाँ पे कुछ लिया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में पढ़ाई, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक भी भाषा मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे यहाँ ये फॉर्मूला लाया गया है कि 5वीं तक मातृभाषा में, लेकिन अगर संभव हुआ तो 8वीं तक के स्टूडेंटों को भी यहाँ पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, जो कि हाई प्रोफाइल जो फीस है, बड़ी बड़ी स्कूलों की फीस है, उससे भी यहाँ पे आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों की इस परफॉर्मेंस का आंकलन भी होगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आंकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि बच्चे अपना आंकलन खुद से भी कर सकेंगे और दूसरे उनके सहपाठी, मतलब उनके साथ पढ़ने वाले, और तीसरे उनके अध्यापक, उनके शिक्षक उनका आंकलन करेंगे। और नेशनल असेसमेंट सेंटर पर बनाया जाएगा जो बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ जो करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। मतलब 100% शिक्षा का यहाँ पे जो टारगेट लिया गया है वो भी, इसको भी पूर्ण रूप से किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पीडीएफ की कुछ यहाँ पे जो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि 5वीं तक अगर पॉसिबल हुआ तो उनको 8वीं तक भी किया जाएगा। और विदेशी जो भाषा है जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच, जापानी, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहो वो पढ़ाई अब सेकेंडरी लेवल से ही होगी। मतलब 10वीं क्लास से ही आपकी वो एग्ज़ाम होंगी। और नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। जैसे अब तक स्कूलों में स्टूडेंट पे इंग्लिश सब्जेक्ट है वो थोपा जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी भाषा को स्टूडेंट्स पे थोपा नहीं जाएगा। वो जिस भी लैंग्वेज में शिक्षा लेना चाहे उस लैंग्वेज में वो शिक्षा ले सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जैसे बता चुका हूँ कि 100% शिक्षा, कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहें, तो उसका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के तहत माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात जोड़ी गई है नई शिक्षा नीति में कि अब कोई भी बच्चा स्टूडेंट मतलब शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। और स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3,
8 to 11 और 11 to 14 मतलब 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में तहत लाने का प्रावधान है, जिससे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अब नई शिक्षा प्रणाली प्री स्कूलिंग के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास को रखा गया। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी पाँचवीं आठवीं परीक्षा देंगे। 10वीं और बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। तो ये 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की एग्जाम्स है वो पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। मतलब जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड थी, इन बोर्ड की एग्जामों को नए सिरे से नए स्वरूप के साथ पेश किया जाएगा, जिससे बच्चों को आसानी हो इन सब्जेक्ट्स में। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा NCPFE CCE के एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। मतलब प्रारंभिक बच्चों को स्कूली शिक्षा की पहली क्लास से यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत भौतिक शैक्षणिक ढांचे और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए उनको उसी तरीके का अध्ययन करवाया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक किया जाएगा, जिसके लिए NCERT SCERT शिक्षकों को सभी स्तरों पर क्षेत्र विशेषज्ञों के संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे शिक्षक होते हैं, एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं, उनके साथ परामर्श करके 2020 तक सिलेबस को वापस से नए सिरे से लागू किया जाएगा। NCERT हो चाहे वो SCERT हो। तो और ये कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि देश में रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये भी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब तक मानव विकास संसाधन मंत्री कहलाते थे, वो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटिंग लॉ मेडिकल कॉलेज को शिक्षा छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग अब एक ही जो ये उच्च शिक्षा आयोग है ये एक ही रखा जाएगा। UGC वगैरह को यहाँ पे हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। अब जो नेट वगैरह की जो नेट JRF की जो एग्जाम्स होती थी वो भारत उच्च शिक्षा आयोग ही करवाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये काम किया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति यहाँ पे ये लागू की गई है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि UGC इनको हटा गया, एक नया आयोग बनाया गया है, उस आयोग का नाम क्या था? तो उस आयोग का नाम है आपका भारत उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है। अब आते नेक्स्ट पे कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी अगर किसी कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। तो लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के 1 साल में एक बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों का बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में ही किसी कारणवश छूट जाती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम ये भी लागू किया गया है। मतलब अब किसी भी छात्र की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी लेकिन उसको डिग्री यहाँ पे अलॉट करवा दी जाएगी। और नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब अब छात्रों को ये आज़ादी दी गई है कि वो एक कोर्स से अगर उनका मन नहीं भर चुका है तो वो दूसरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे वो ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स वगैरह थी तो उनको यहाँ पे एक को बीच में छोड़कर दूसरे में शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। SC ST OBC और SC DGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल के दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा और उनको 100% जो शिक्षा वाला है, मैंने आपको पहले बताया है, तो 100% शिक्षा का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। मतलब
जो ऑनलाइन स्टडी है उस पर भी यहाँ पे खास जोर दिया गया है, जो कि छात्र है वो जहाँ भी हो वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि उनका कोई भी कोर्स है वो बीच में ना रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि बोर्ड परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में सुधार होगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जैसे अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन उनको अब शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हमेशा छात्र, आप लोगों को पता है कि 10वीं बार की जब बोर्ड आती है तो स्टूडेंट्स कई तो मायूस हो जाते हैं, कई ने तो सुसाइड अटैम्प्ट तक कर लेते हैं। तो अब उनकी जो परीक्षाओं के दबाव है उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू किया गया है। और अब आज की अंतिम यहाँ पे जो पेज है वो आप लोगों के लिए कि ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। मतलब जैसे ये ट्यूशन क्लासेज वगैरह हैं तो इन पे भी यहाँ पे काफ़ी हद तक लगाम लगेगी, और जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बोर्ड विभिन्न आयोग समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जिसे वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई शिक्षा नीति के तहत 3, 5, 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो ये थी आपकी नई शिक्षा नीति में जो भी फैक्ट थे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को नई शिक्षा नीति में कुछ भी यहाँ पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स वाली अगली क्लास के साथ संडे को। धन्यवाद दोस्तों।